आज के मुख्य समाचार। शहरी निकाय चुनाव नतीजों के बाद सीएम सुक्खू का संदेश। 19वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में हिमाचल का शानदार प्रदर्शन। वेतन समय पर मिलने से टला एचआरटीसी कर्मचारियों का चक्का जाम। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में शिमला शहरी कांग्रेस का प्रदर्शन। ऊना में पुलिस कार्यवाही के विरोध में एमसी पार्क में जुटे लोग। परमिट बहाली की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का सचिवालय घेराव। सील रोड विवाद पर अधिवक्ताओं का आंदोलन समाप्त। 5 जून से शुरू होगी एंटी चिट्टा मिनी मैराथन। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आत्म मंथन करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि चुनावी परिणामों से सीख लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को सुनना चाहिए तथा जहां भी कमियां रही है उन्हें दूर करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने 4 नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर सहित विभिन्न नगर निकायों के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है और पार्टी का जनाधार अभी भी मजबूत बना हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से कांगड़ा और चंबा जिलों में कांग्रेस को मिले समर्थन का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता का विश्वास पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों में आज भी कायम है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार को कमजोर बताने वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों को लेकर भाजपा अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार कार्य कर रही है और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं और इनके परिणामों को व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इससे कांग्रेस के जनाधार या सरकार की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निराश न होने और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करने का आग्रह किया। अभी मुझे अपने जो मीडिया एडवाइजर हैं उनके द्वारा ये पता चला कि जयराम जी और बिंदल जी बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं। नगर निगम के चुनावों के रिजल्ट आए, मूर्छित बीजेपी थोड़ी सी उठी और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे करने शुरू किए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो यूएलबीज के चुनाव हुए जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी शामिल है वो 53 जगह पर चुनाव हुए, जिसमें हमारी जो जिला वाइज जो हमारी स्थिति है उसको मैं अवगत करवाना चाहूँगा। चंबा में हम 3 यूएलबीज में जीते, कांगड़ा में हम 6 यूएलबीज में जीते, 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे जो धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उसके बाद ऊना में हम 2 यूएलबी जीते, अंब और गगरेट। अंब और दौलतपुर चौक, गगरेट में बीजेपी आई है। और निश्चित तौर पर जितने भी हमारे यूएलबी के चुनाव हुए वहां कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। नगर निगम के चुनावों में यूएलबी के चुनाव थे ये भी, जिसमें 3 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। और मैं अभी उनके भाषण सुन रहा था कि हमने अगली बार के लिए इतना किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी से। पहले मैं जयराम ठाकुर गुट की बात करना चाहूंगा कि मंडी में क्या जयराम ठाकुर गुट जीता है या उनके विरोधी जो अनिल शर्मा जी है वो जीते हैं। और मंडी की जो नगर निगम में चुनावों में जीत हुई है वो पंडित सुखराम जी का एक प्रभाव है उसमें। और पिछले 3-4 चुनावों से वहां अनिल शर्मा जी एमएलए का चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है एक एमएलए की 30% वोटों का चुनाव था, जिसमें अनिल शर्मा जी के गुट ने, अनिल शर्मा जी किसी गुट से नहीं है वैसे तो,
लेकिन मंडी से आते हैं। पर जयराम जी उसको बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मंडी में जीत हुई। उनको ये पूछना चाहिए, तो अगर आपकी जीत मंडी नगर निगम में अनिल शर्मा जी के कारण हुई, तो नेर चौक में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? करसोग में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? और रिवालसर में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? यूएलबीएस के चुनाव है ना, उसमें तो उन्होंने फटाफट क्लेम कर लिया था कि कांग्रेस समर्पित, कांग्रेस समर्पित। तो अब इनसे ये भी पूछना चाहिए, सरका घाट में बराबर बराबर है, सिर्फ 2 जगह मंडी में, नगर निगम मंडी में और जोगिंदर नगर में और सुंदर नगर में यूएलबीएस के चुनावों में इनकी जीत हुई है, बाकी जगह हमारी जीत हुई है। और कुल्लू के 5 जगह यूएलबीएस के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषदों के चुनाव हुए। मनाली में हमारे चुनाव में जीत नहीं हुई, लेकिन कुल्लू, बंजार, आनी, निर्मल में कांग्रेस की जीत हुई है। तो जयराम जी का ये क्लेम करना इस बात को दर्शाता है कि वो उनको अपनी राजनीतिक तौर पर वो ये समझते हैं कि मुझे इस जीत को जनता के सामने दर्शाना है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो 53 जगह सीटें हुई, उसमें कांग्रेस ने 29 जगह यूएलबीएस में चुनाव जीता है, भाजपा ने 21 जगह और बराबरी की 3 जगहें हैं। हमीरपुर में, भोटा और सुजानपुर में कांग्रेस जीती है। उन्ना में भारतीय जनता पार्टी 3 जगह जीती है, 2 जगह हम जीते हैं, 1 जगह बराबर बराबर है। अभी उसमें कौन किसका चेयरमैन बनता है वो आगे की बात है। कांगड़ा में 7 जगह चुनाव हुआ, जिसमें देरा था, ज्वालामुखी था, शहरी निकायों के चुनाव जिसमें नगर निगम भी, उसके बता रहा हूँ। देरा था, शाहपुर था, नगरोटा था, नूरपुर था, कांगड़ा था। इन 7 जगह पर कांग्रेस की 7 जगह पर कांग्रेस जीती है। 1 जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, धर्मशाला में, हमारे नगर निगम में हमारी जीत नहीं हुई है। कुल्लू में 4 जगह हुई है, 1 जगह बीजेपी जीती है। मंडी में 3 जगह हम जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 जगह सरका घाट में हम बराबरी पर है। अभी उसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। तो वो कह रहे कि मंडी में अगली बार कहते 9 सीटें एमएलए की जीतती, कि बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, मंडी में अगली बार आप ये देखना कि आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द की सीटें उनको बचा के रखना, क्योंकि लोगों ने जो मत दिया है वो आपके पक्ष में नहीं दिया है। वो विधायक जो वहां का लोकल है, इसलिए विधायक के लोकल के पक्ष में मत दिया, क्योंकि ये जो चुनाव है, मैं काउंसलर का चुनाव लड़ता हूं, मैं काउंसलर का चुनाव लड़के बना हूं। मैं जानता हूं कि चुनाव में पड़ोस अड़ोस सब होता है और उसके आधार पर हम जीतते हैं। सिरमौर में हम 2 जगह जीते हैं और 1 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। शिमला में हम 6 जगह जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ठियोग में हम तीनों जगह बराबर आए हैं। बिलासपुर में हम सारी सीटें चारों जगह हमारे हैं। और सोलन में बिंदल जी का इलाका है, प्रदेश के अध्यक्ष है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपके गुट ने, बिंदल जी के गुट ने नगर परिषद और नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जीत हासिल की है। ये ठीक है कि उनके गुट ने वहां 5 जगह चुनाव जीता है। और चंबा में हम 3 जगह जीते हैं। चंबा में, चुवाड़ी में और डरौली में हम 3 जगह जीते हैं। तो ये कहना 29 जगह कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद ये कहना कि हमारी चुनावों में बहुत बड़ी जीत हुई है, ये गलत बात है। राजधानी शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर अधिवक्ताओं के प्रवेश परमिट बहाल करने की मांग को लेकर मंगलवार को उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सचिवालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ओक ओवर से सचिवालय तक निकाली गई रोष रैली के बाद सैकड़ों अधिवक्ता सचिवालय परिसर के बाहर एकत्र हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधे बातचीत की मांग पर अड़े रहे और स्पष्ट कहा गया कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं बाहर आकर उनकी बात नहीं सुनते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रतिबंधित मार्गों पर लागू मौजूदा नियमों के कारण उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन उनकी व्यवहारिक समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है और बार बार उठाई जा रही मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि न्यायिक कार्यों से जुड़े पेशेवरों को अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता
अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से बातचीत करने भी पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से बातचीत करने भी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिबंधित मार्गों पर अधिवक्ताओं के लिए पूर्व में उपलब्ध परमिट व्यवस्था को बहाल करने की मांग रखी। अधिवक्ताओं का तर्क है कि उनकी पेशेगत जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि न्यायालय और अन्य कार्यालयों तक उनकी पहुंच सुगम बनी रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता शीतल व्यास ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल परमिट का नहीं बल्कि समानता और व्यवहारिक व्यवस्था का भी है। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही सुविधाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया जिससे अधिवक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिन भर चले इस विवाद के दौरान एक घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे मामले को और भी अधिक चर्चा में ला दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सरकारी गाड़ी का भी प्रतिबंधित मार्ग पर प्रवेश करने के कारण चालान काटा गया। जानकारी के अनुसार शिल्ली चौक के समीप पुलिस ने वाहन को रोका और नियमों के उल्लंघन पर 1500 रुपए का चालान किया। उस समय वाहन में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी। मंत्री की गाड़ी पर हुई कार्यवाही के बाद मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने इसे नियमों के समान अनुपालन का उदाहरण बताते हुए कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। गौरतलब है कि शिमला शहर की कई सड़कें सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोड श्रेणी में आती है जहां वाहनों की आवाजाही निर्धारित नियमों और विशेष अनुमति के आधार पर ही संभव है। प्रशासन का तर्क है कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने और पैदल आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि नियमों के कारण उनके पेशेवर कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए। के स्टिकर से या फॉलो चलाया है, आज वो इस रोड को बंद करने की बात कर रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम एक साथ हैं। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम सुक्कू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीएम सुक्कू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी देखिए, जो ये घेराव है ये एक मजबूरी है क्योंकि हम लोग कानून की पालना करते हैं, कानून सीखते हैं और सिखाते हैं। तो हमें पता है कि किस तरह से शहर में लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया जाता है। इसलिए ही हम अधिवक्ताओं ने एक डिसीजन लिया था हाई कोर्ट में कि हम एक बहुत साइलेंट मार्च करेंगे और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनके निवास स्थान ओक ओवर में जाकर वहाँ हमारे कुछ प्रतिनिधि बात करेंगे। और विडम्बना ये है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, गेट पर पहुँचे हैं, तो पहले हमें ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर बाहर आके आपसे बात करेंगे और वहाँ आधे घंटे के बाद हमें ये पता लगता है कि चीफ मिनिस्टर पिछले गेट से सचिवालय की ओर आ गए हैं और वो एक संदेश छोड़कर गए हैं कि अगर आपको बात करनी है तो आप सचिवालय आके हमसे बात करें। और अभी हमें सचिवालय के बाहर यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है जब हम सड़कों पर यहाँ पे इस तरह से बैठे हैं। हमने इन्हें अंदर मैसेज भिजवाया है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने हमें कोई 1.5 घंटे पहले 15 मिनट का टाइम दिया था कि मैं बाहर आके बात करता हूँ और हम यहाँ पर बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। पर आप भी देख सकते हैं कि समय किस तरह से गुजर रहा है और मजबूरन हमें इस तरह से यहाँ पर सड़कों पर बैठना पड़ा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, इससे छोटे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है। शिमला की आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है इस तरह के अगर घेराव हो या सड़कें बंद हो। पर आज हम यहाँ पे मजबूर हैं क्योंकि अगर हम लोगों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमें लगता है कि हमें काला कोट पहनने का अधिकार नहीं। हम यहाँ पे आवाज बुलंद कर रहे हैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ। जिस तरह से इन्होंने एक तुगलकी फरमान कहा है कि यहाँ से जो ये छोटा शिमला से लेके जो शैलेडे है हाई कोर्ट तक वहाँ अधिवक्ताओं की गाड़ी नहीं चलेगी। और ये एक बहुत 2015 का एक ऑर्डर है जिसमें एक PIL में ये साफ निर्देश दिए हैं कि शिमला के कुछ रोड्स हैं जहाँ पर वकीलों को चलने दिया जाएगा बिना चलान के या बिना रोके टोके। क्योंकि देखिए हमारा काम बिल्कुल एक डॉक्टर के काम की तरह है जहाँ पे हम इमरजेंसी में जाते हैं। कोई आपके लिए कोर्ट 10 बजे से 11 बजे तक नहीं रुकेगा कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और शिमला में ट्रैफिक के हालात किसी से छुपे नहीं है। अगर आपको छोटा शिमला से लिफ्ट पहुंचना है तो आपको घाट रोड से 1 घंटा चाहिए, तब आप जाकर लिफ्ट में पहुंचे। और हम ऐसा तो नहीं है कि हम 7 बजे ही अपने घरों से निकल जाएं कि हमने घाट रोड से चलना है। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो ये सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड है उसको घूमने के पर्पज से करते हैं। अगर मैं सुबह उस रोड का यूज करती हूँ तो मैं सिर्फ शायद कुछ सेकेंड्स के लिए उस सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड से सफर करती हूँ क्योंकि मुझे काम
पर समय से पहुंचना है। और शाम को जब मैं अपने दफ्तर को या अपने घर को वापसी करती हूँ तो उतने ही सेकंड्स में मैं वो सड़क क्रॉस करती हूँ। मैं किसी घूमने के पर्पज से या माल रोड जाने के चक्कर से या अपने रिश्तेदारों को घुमाने के लिए अपनी गाड़ी का प्रयोग उन रोड्स में नहीं कर रही। तो आज अधिवक्ता यही कह रहे हैं कि और जिस तरह से इन्होंने परमिट्स के रेट बढ़ाए हैं 2000 से सीधा 15,000 आपने कर दिया है, और इसी के साथ आपने 700 से ज्यादा परमिट इशू भी कर दिए। क्या शिमला में ये हालात है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सील्ड रोड पे अपना पैसा दीजिए, 15,000 पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, पास कि आप घूमिए, अपने रिश्तेदारों को घुमाइए। अगर आपका घर शिमला के किसी और कोने में भी है पर आपके पास पैसा है, आपने परमिट बनाया है, तो आप सारे में घूम सकते हैं। मेरे घर में IAS ऑफिसर है और उनकी बीवियां अपने कुत्तों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, लिफ्ट पे अपनी गाड़ियां लगवा रही हैं, क्योंकि उनको किट्टी पार्टी में जाना है तो उनके लिए वो परमिट वाली गाड़ियां उपलब्ध है। क्या उससे पेडिस्ट्रियन जो लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है? जो आपने 760 के करीब पास इश्यूज किए हैं, क्या उनसे वहाँ पे कंजेशन नहीं बढ़ा है? क्या आपको सिर्फ वकीलों से दिक्कत है जो सिर्फ चंद मिनटों के लिए उस रोड से चलते हैं? क्योंकि हमारा जॉब उस तरह का हमारा डिमांड करता है कि हम समय पर पहुंचे। तो आज हम सड़कों पर इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं और विडंबना है कि आप मुख्यमंत्री उन लोगों को इस तरह से यहाँ पे बेइज्जत कर रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में सरकार की भी मदद करते हैं। हम यहाँ पर कानून की पालना करते हैं और आज वो खुद हम लोगों की अवहेलना कर रहे हैं कि हम सड़कों पर काले कोट बैठकर बैठे हैं। वकीलों को समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और आज CM साहब जिस तरह से यहाँ पर पेश आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि उन्हें वकीलों की कोई मान सम्मान नहीं है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत जितने भी वकील यहाँ सड़कों पर हैं उनसे इस बात करने का भी समय नहीं है। HRTC ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार को दी गई चेतावनी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार HRTC कर्मचारियों को माह की 1 तारीख को ही वेतन जारी कर दिया गया है, जिसके चलते निगम की बसें सामान्य रूप से सड़कों पर दौड़ रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यूनियन ने 13 तारीख को ही सरकार और निगम प्रबंधन को स्पष्ट नोटिस दे दिया था कि यदि कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन नहीं दिया गया तो 2 तारीख को रात 12 बजे के बाद HRTC की बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना उनका अधिकार है और ऐसे मांग को लेकर यूनियन ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता और दबाव के चलते इस बार सरकार और प्रबंधन ने 1 तारीख को ही सभी कर्मचारियों के खातों में वेतन भी जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में HRTC की बस सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यूनियन द्वारा दी गई चेतावनी केवल 1 महीने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिस भी महीने कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख को जारी नहीं होगा उसके अगले दिन से HRTC के पहिए थम जाएंगे और कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन का उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन से आग्रह किया है कि कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के संघर्ष और एकता के कारण ही समय पर वेतन जारी हुआ है। उन्होंने सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए चेतावनी दोहराई कि भविष्य में वेतन भुगतान में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। धन्यवाद। हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने पिछले महीने 13 तारीख को नोटिस दिया था कि अगर सैलरी 1 तारीख को आती है तो अच्छी बात, अगर 1 को नहीं आएगी तो पहली रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख से हम HRTC की बसें नहीं चलाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि सैलरी कल पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है। तो बड़े खुशी के साथ कहना चाहता हूँ और मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ कि ये जो हमने नोटिस दिया है हर महीने का दिया है। जिस महीने भी हमारी सैलरी अगर 1 को नहीं आई तो हम 2 को HRTC के पहिए रोकेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि 13 को भी तो सैलरी वही देते हैं और
अगर पहली को देंगे तो भी वही देंगे। तो ये सैलरी पहली को दी जाए ताकि HRTC के कर्मचारी भी खुशी खुशी अपने घर का गुजारा और खुशी खुशी अच्छी सेवाएं दे सके। उसके बाद हमने एक नोटिस और 30 तारीख को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने और दिया है कि 24 तारीख से पहले ओवर टाइम नाइट जो 150 करोड़ बनता है, एरियर जो अरबों के हिसाब से है, पर पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 50,000 एरियर की किस्त जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तो मिल गई, लेकिन HRTC के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। मेडिकल रिवर्समेंट कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपया जो हमारा मेडिकल रिवर्समेंट पड़ा हुआ है। तो ये सारी मांगे 24/6/2026 से पहले हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन कड़े उन्होंने निर्णय लिया 25 से फिर इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि अब सर पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। हमारा निगम का कर्मचारी गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। अब सरकार को सोचना पड़ेगा 150 करोड़ ओवरटाइम नाइट एरियर दुनिया भर के मेडिकल रिप्लेसमेंट ये देते हमें कुछ नहीं थे, आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं कहना चाहूँगा कि सैलरी भी 3 साल के बाद लगभग मेरा जो मानना है कि 3 साल से 13 को 12 को 8 को 10 को ऐसे मिल रही थी, लेकिन अब पहली को मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से गुहार लगाना चाहूँगा कि 2100 करोड़ पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तो आ जाता था, लेकिन 70 करोड़ के लिए हमें क्यों नहीं दिया जाता था। ये HRTC के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार था। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से ये निवेदन भी करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, अगर प्रदेश में कोई विपदा है, प्रदेश में कोई आर्थिक तंगी है, तो 2170 करोड़ रोका जाए, पूरे कर्मचारियों का रोका जाए। HRTC का कर्मचारी भी तैयार है, लेकिन ये बिल्कुल ना हमें मंजूर है, ना हम मानेंगे। सैलरी पहली तारीख को चाहिए, और जो नोटिस दूसरा दिया है ओवर टाइम नाइट एरियर और मेडिकल रिवर्समेंट का और अन्य मांगे जितनी हमारी हैं उनको 24 तारीख से पहले पूरा किया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो कर्मचारी है, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो कंडक्टर है, वो 25 तारीख से HRTC के पहिए एक बार फिर रोकेगा। और कड़ी चेतावनी मैं दे देना चाहता हूं कि पहली तारीख को सैलरी हर महीने हमें डाली जाए। अगर किसी भी महीने सैलरी हमारी पहली तारीख को डिले हुई तो 2 तारीख से HRTC के पहिए हर महीने रुकेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। हिमाचल पथ परिवहन निगम में बासर बॉय से लेके ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और ऑफिसर स्टाफ CGM तक HRTC का कर्मचारी है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को 12,000 कर्मचारियों को कल 4 साढ़े 4 बजे से पहले उनके मोबाइल में मैसेज आ गए थे और कल ही सबको सैलरी मिल गई। मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी बहुत सहनशील है। आज तक हमने सहा 75 महीनों का 75 मंथ का ओवर टाइम नाइट 150 करोड़ लेना था। ओवर टाइम नाइट की बात बताऊं, जहां मेरा ड्राइवर कंडक्टर जाता है 130 रुपया ओवर नाइट मिलती है, वहां जाकर हमारा 200 से 250 रुपया अपनी जेब से लगा हुआ पैसा 75 महीने हमने सहन किया। एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले दे दी, हमारे को 50,000 की किस्त आज तक नहीं दी, हमने आज तक सहन किया। मेडिकल रिवर्समेंट 20 करोड़ लेने को हो गया, लगभग 3 साल से मेडिकल रिवर्समेंट हमें मिला नहीं। तो अब जो सहने की क्षमता है वो बिल्कुल हमारी बस से बाहर हो गई है, और हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया है, क्योंकि सरकार ने 3.5 साल मेरे हिसाब से हो गए, 3.5 साल में हमने तंग नहीं किया, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर बह रहा है। इसलिए हमने ये नोटिस दिए हैं, जो 24 तारीख का नोटिस है 25 तारीख को बंद करेंगे, वो भी हम करके रहेंगे। और सैलरी का नोटिस जो है, सैलरी के साथ समझौता बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर सैलरी किसी कर्मचारी को नहीं मिल रही, ओवर टाइम नाइट हमें नहीं मिल रहा, मेडिकल हमें नहीं मिल रहा, एरियर हमें नहीं मिल रहा, वर्दियाँ हमें नहीं मिल रही, कोई चीज़ हमें नहीं दे रहे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार और प्रबंधन और शासन प्रशासन और प्रदेश की जनता से कि किस हिसाब से हम काम करें। सैलरी भी हमें नहीं मिलती है जो हमारा अधिकार है, हम बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। तो ये अब बिल्कुल मान्य नहीं है। निगम का कर्मचारी बिल्कुल दुखी हो चुका है, और हम ये नहीं चाहते कि HRTC को बंद करें। HRTC चलती रहे, इसको चलाते रहेंगे। जैसे सैलरी कल दी, पहली को दिया, हर महीने पहली को आए, हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। 24 का जो नोटिस दिया है 24 से पहले हमारा ओवर टाइम नाइट एरियर और हमारे मेडिकल रिवर्समेंट दिए जाए और हमारी मांगों को माना जाए, हम HRTC को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में खुशी हम सेवाएं देंगे। ऊना
शहर के एमसी पार्क में आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि मामले की जांच सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिवांशु की मां कंचन ने अपने बेटे के पक्ष में कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक कैफे में कार्य करता था और वहीं से वह संबंधित लोगों के संपर्क में आया था। बेटे की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी घटनाक्रम की जानकारी रविवार को मिली, जिसके बाद वह बातचीत करने और स्थिति को समझने के लिए संबंधित कैफे पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया जा रहा है, जिससे वास्तविक तथ्यों को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए गए हैं और उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीटने का प्रयास भी किया जा रहा है। कंचन की मां ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने दुकान में जाकर हंगामा किया, जबकि उनके अनुसार वह केवल बातचीत और सच्चाई जानने के उद्देश्य से वहां गई थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है और बिना पर्याप्त तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को झूठे आरोपों के जालों में फंसाया जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान सभी पक्षों की बात सुनी जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जानी चाहिए। उन्ना पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं पीड़िता दीपांशु की मम्मी और ये देखिए मेरा नाम कंचन और मेरे बेटा ये दीपांशु है। यहाँ पे लोई लोई कैफे का वर्कर है। इन्होंने लोई लोई कैफे में इन्होंने इसको किडनैप करके शनिवार को किडनैप करके ले गए और इसके साथ मारपीट की। और मेरे को जब संडे को पता चला कि मेरा बेटा नहीं है वहाँ पे, तो मैं इनके पास साधारण से इनके पास बात करने के लिए गई, बेटा पूछने के लिए। तो इन्होंने कहा पहले ही से ही प्लान बनाया हुआ था। जो मेरी ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, इन्होंने वीडियो पूरी कटिंग करके डाली हुई है और इस वीडियो की सच्चाई मैं अब आप लोगों के सामने लाती हूँ। इन्होंने मेरे को धोखे से बुलाया वहाँ पे भी कि आपका बेटा वहाँ पे नहीं है। तो मेरे को जब पता चला कि मेरा बेटा वहाँ पे नहीं है, मैं साधारण इनके पास पता करने गई बेटे के लिए। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को बेटा नजर नहीं आया, तो मैंने हंगामा चिल्लाना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि तोड़ फोड़ की। मैं अकेली औरत, मेरा बेटा 22 साल का, क्या हम इतने जोरबार है जो इनके कैफे में जाके तोड़ फोड़ करेंगे? और इन्होंने झूठे आरोप लगा के मेरे बेटे को केस में फंसा रहे हैं और ये बोल रहे कि मैंने इनको जाति सूचक शब्द बोले हैं। अगर मैं ऐसे शब्द कोई बोले, ये वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पूरी डाले ना, इन्होंने कटिंग करके क्यों डाली हुई है? अगर 2 साल से जो मेरा बेटा बेटा मेरा ये इसके पीछे पड़ा था, जो लड़की बोल रही है आशु, इसके पीछे पड़ा था, इसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? पुलिस प्रशासन में क्यों नहीं बताया? ये 2 साल से सोई हुई थी। अब जब हमने इनके FRI कर दी, इनको ये डर हो गया कि इनका ये FRI करके मेरे बेटे पर इन्होंने झूठे आरोप लगा के इनको झूठे केसों में फंसा रहे हैं। तो क्या ये तब सोई हुई थी 2 साल पहले कि इसको बेटे मेरे परेशान कर रहा है? तो ये पुलिस के पास जाती, मेरे को बताती कि हम आपका बेटा ऐसा मेरे साथ कर रहा है। ये पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? पुलिस के खिलाफ मेरे को ये गुस्सा है। मैंने मंडे की रिपोर्ट की हुई है 10 बजे से, अभी तक उनमें से किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे को पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये पुलिस मिली हुई है इनके साथ, इन्होंने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं इनके दबाव में आके कर रहे हैं। ये पुलिस आगे से कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं अगर मेरे बेटे को, मैं 24 घंटे का टाइम देती हूँ, अगर मेरे को और मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, मैं 24 घंटे का इनको टाइम देती हूँ। मैं DC ऑफिस के सामने जाके वहाँ पे सुसाइड करने का अपना ऐलान करती हूँ, क्योंकि मैं इस पुलिस प्रशासन से बहुत परेशान हूँ। इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ये पैसे वालों का साथ दे रहा, गरीब बंदा कहाँ जाएगा न्याय मांगने? अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं सुसाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ अब आपको। सर, ये लड़का 3 साल से मेरी शॉप पे काम कर रहा था। 3 साल से मैं शॉप पे नहीं होता हूँ, ज़्यादातर यही लड़का होता है। तो मुझे और भी काम होते हैं, अपने पर्सनल काम होते हैं। तो 3 साल में इसने आज तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। हमारे गांव में जितने भी ग्राहक हैं, आप किसी से बात करके पूछ सकते हैं कि ये लड़का कैसा है, कैसा इसका व्यवहार है, कैसा रहन सहन, जो भी है। इसके बारे में हमें कोई शिकायत नहीं थी। 3 साल से यही काम कर रहा है मेरी शॉप पे। पुलिस पर ये आरोप है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना मारा गया इसको जैसे ये कोई पाकिस्तान का हो, ये जसूस है। ये ऐसे टॉर्चर को देता किसी को? कोई गलती भी हो गई थी। आप इनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, लोग हैं,
उनको बुलाते, वहाँ बात करते आके। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, में धोखा मार दियो। बताओ, इतना 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 मारते हैं। देखो जरा इसका क्या हाल है, ये देखो। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों के बीच शिमला शहरी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला शहरी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में नीट परीक्षा में सामने आए कथित अनियमितताओं के निष्पक्ष जाँच करवाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही पूरी शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश भर के लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम और तैयारी के बाद नीट परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में असमंजस और चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों और युवाओं के हितों के लिए आवाज उठाती आ रही है। नीट परीक्षा को लेकर सामने आए घटनाक्रम ने यह आवश्यकता महसूस करवाई है कि परीक्षा संचालन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की शंका या विवाद की गुंजाइश न रहे। ज्ञापन में मांग की गई कि नीट परीक्षा से जुड़े सभी विवादों और कथित अनियमितताओं के उच्चस्तरीय तथा निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि यदि जांच में किसी अधिकारी, संस्था या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। देश के बच्चे, लाखों बच्चे पूरा साल तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए। जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनको पता लगता है कि वो जो जिस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने आए हैं वो ऑलरेडी उसका क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो चुका है और ये एक बार नहीं हो रहा, बार हो रहा है। तो हमारे बच्चे और ना केवल बच्चे, उनके परिवार पूरी साल उनको तैयारी करते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाते इस महंगाई में या नहीं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी ट्यूशन्स लगा के, अच्छी उनको शिक्षा दे के उनको तैयार करते हैं, अच्छी बुक्स उनको प्रोवाइड करा के। उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं और अचानक से जब ऐसा हो जाता है कि उनके क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है तो बच्चों का दिल टूटता है। हमने पिछले दिनों देखा कि नीट का जो क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो गया, इसके चलते कई बच्चों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किए, जो कि बहुत दुखद है। हम हमारे शिक्षा मंत्री को ये मैसेज देना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि दिस इज़ हाई टाइम आप लोग जागें और इस तरह का जो ये कर रहा है और जिसने जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम जिस तरह हम देखते हैं CBSE के पैटर्न को भी इन्होंने चेंज किया है और उसके रिजल्ट ये हुए हैं कि बच्चों के जो मार्क्स हैं बहुत कम आए हैं। ठीक है, डेफिनेटली हमें अच्छी एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, नए चीज़ों को भी अपनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पैटर्न तो चेंज कर दिया लेकिन उस तरह से अपने जो हमारे टीचर्स थे या और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी CBSE को लेकर वो इन्होंने पूरी नहीं की। इसकी वजह से बेचारे बच्चों के मार्क्स भी बहुत कम आए और बच्चे दुखी भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो शिक्षा है किसी भी राष्ट्र की नींव होती है कि आगे हमारे बच्चा कैसे आएगा और क्या क्या हमारे देश आगे क्या करेगा। लेकिन अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह कमज़ोर होगी और पेपर हमारे लीक होंगे तो मैं कहता हूँ बहुत दुखद है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम उपायुक्त महोदय से मिले हैं, उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया है और हम ये चाहते हैं कि मेमोरेंडम केंद्र सरकार तक पहुँचे और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज इसको लेकर आंदोलन कर रही है और शिमला में और हिमाचल में भी जगह जगह किए जा रहे हैं। बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी हर जन के साथ खड़ी है, उन लाखों बच्चों के साथ खड़ी है जो रात दिन मेहनत करते हैं और बाद में डिसहार्टन होते हैं जब उनको पता लगता है कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया। बात कांग्रेस या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है और हम भी किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं है, हम तो इस शिक्षा प्रणाली के खिलाफ है और हम लाखों बच्चों के साथ हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारे तरफ से भी कुछ डिले हुआ, लेकिन जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है हमें लगता है कि जहां देश के लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमारी पार्टी की ज़रूरत है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो।
हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 19वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का शानदार प्रदर्शन किया। 29 से 23 मई तक गुवाहाटी असम में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 38 पदक जीतकर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है। यह प्रतियोगिता भारतीय ग्रैपलिंग संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। कड़े मुकाबलों के बीच हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए पदकों की झंडी लगा दी। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया है कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि खिलाड़ी भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश एमेच्योर ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष संजय कुमार, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ के उपाध्यक्ष नील कमल ने भी खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हिमाचल प्रदेश एमेच्योर ग्रैपलिंग संघ के महासचिव जितेंद्र चौहान ने प्रतियोगिता की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग विश्व ग्रैपलिंग प्रतियोगिता के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल खिलाड़ियों की बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। जितेंद्र चौहान ने बताया कि विश्व स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों को अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली सफलता से प्रदेश में ग्रैपलिंग खेल को नई पहचान मिली है और इससे युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एमेच्योर ग्रैपलिंग संघ लंबे समय से प्रदेश में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। संघ का प्रयास है कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। खेल प्रेमियों और विभिन्न खेल संगठनों ने भी हिमाचल प्रदेश की टीम की इस उपलब्धि का स्वागत किया है। उनका मानना है कि खिलाड़ियों की यह सफलता प्रदेश में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करेगी तथा युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करेगी। नमस्कार जी बिल्कुल जो हमारी राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता जो है अभी जो है 29 से 31 मई जो हमारा गुवाहाटी असम में हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो टीम है उसमें 28 खिलाड़ियों ने भाग लिया। एज ए टीम कोच जो है मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उसमें हिमाचल प्रदेश की टीम ने 12 स्वर्ण और 13 रजत और 13 ही कांस्य पदक जो है जीतकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। जी बिल्कुल, जैसे हमारी जो ग्रैपलिंग खेल है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से मान्यता प्राप्त है। जितने भी हमारे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, जैसे कि UWW एशियन चैंपियनशिप है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप है और UWW जो है वर्ल्ड ग्रैपलिंग सीरीज होने जा रही है, उसमें हर चैंपियनशिप में जो है जो हमारे विजेता खिलाड़ी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजधानी शिमला में सिल्ट सड़कों पर पुलिस की सख्ती और अधिवक्ताओं की प्रवेश परमिट से जुड़े विवाद को लेकर मंगलवार को उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ओक ओवर से सचिवालय तक निकाली गई रोष रैली के बाद सैकड़ों अधिवक्ता सचिवालय परिसर के बाहर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। हालांकि देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई वार्ता के बाद अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। दिन भर चले प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने स्पष्ट
स्पष्ट कहा कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं बाहर आकर उनसे बातचीत नहीं करते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सचिवालय के बाहर अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिल्क रोड से संबंधित नियमों के कारण उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रही है और प्रशासन उनकी व्यवहारिक परेशानियों को समझने में असफल रहा है। स्थिति उस समय और भी गंभीर हो गई जब बड़ी संख्या में अधिवक्ता सचिवालय के बाहर एकत्र हो गए और कुछ समय के लिए चक्काजाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इसके चलते सचिवालय और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ तथा आम लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। बैठक में सेल रोड से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी दी। हेमेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की समस्या को गंभीरता से सुना और उनके पक्ष को समझने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई तथा कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। मुख्यमंत्री द्वारा मामले के समाधान की दिशा में उचित कदम उठाने का भरोसा दिए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया है। ब्रीफ बैकग्राउंड अगर इस जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, वैसे डिस्प्यूट भी नहीं कहेंगे इसको, तो थोड़ी सी समस्या अराइज हुई है क्योंकि काफ़ी समय से हमारे और गवर्नमेंट के बीच में एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि क्योंकि हमारी जो वर्क प्लेस है हाई कोर्ट है और ऑल ओवर शिमला जो है जुडिशल अथॉरिटीज़ क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ के ऑफिसेज हैं जहाँ पर वकीलों को सारे दिन दौड़ना पड़ता है अपनी गाड़ियाँ देके। तो इसलिए ये एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी हमारे और सरकार के बीच में कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं इन सीट और इसमें जाती हैं, जनरली सर्कल रोड से भी जाती हैं। जब ट्रैफिक जाम होता है सर्कल रोड पे तो हम इन रोड्स का यूज़ करते हैं। और आपने ये देखा है कि हम लोग बहुत इस रोड के बारे में भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या और डिग्निटरीज़ हैं विदाउट पासिस, बेशक पत्रकार भी हैं, क्योंकि एक्ट कहता है कि ओनली एक्रेडिटेड जो जर्नलिस्ट हैं उन्हीं को पासिस दिए जाएंगे। तो सभी अथॉरिटीज़ के द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता है। तो एकदम से एक रिएक्शन जो लॉयर्स का आया कि एकदम से सरकार ने और पुलिस अथॉरिटीज़ ने वकीलों को रोकना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि आप पासिस दीजिए। और अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसमें पासिस के भी बहुत ज़्यादा रेट कर दिए गए हैं, जिसमें कि 15,000 पहले 3,000 2,500 था पर ईयर, अब उसको 15,000 पर ईयर कर दिया गया है। तो हमारे लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इट इज़ वेरी एग्जॉर्बिटेंट, और स्पेशली तब जब हम इस रोड का मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं और अपनी ना कोई शॉपिंग या घूमने के लिए इन रोड का यूज़ नहीं करते हैं, वर्क प्लेस में जाने के लिए करते हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था गवर्नमेंट को और रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिला और हमारे लोगों को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाना शुरू हुआ। तो इस कारण से हमने फिर ये जो, क्योंकि हमको नहीं बुलाया जा रहा था अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो ये एक रिएक्शन था हमारे एडवोकेट्स का। तो हमने फिर ये धरना प्रदर्शन किया। आज मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया मिलने का, वो बहुत पॉजिटिव थे, वो खुद एडवोकेट हैं, वो वकीलों की समस्याओं के बारे में समझते हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे सो दैट कि हमारे लॉयर्स भी या जो हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसका पासिस का मिसयूज़ ना हो। तो एक हाई पावर्ड कमेटी हमारे द्वारा बनाई जाएगी जिसके थ्रू वो पासिस जो हैं फॉरवर्ड किए जाएंगे टू दी गवर्नमेंट। इस तरह का मैकेनिज्म एक हम डिवाइस करेंगे। और वी ऑल्सो वांट कि इन सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड्स का मिसयूज़ ना हो। वी ऑल्सो वांट कि सैंक्टिटी जो शिमला शहर की है विच इज़ नोन टू बी ए पेडेस्ट्रियंस पैराडाइज, तो वो मेंटेन रहे। लेकिन हमारा फिर से अश्योरेंस ये है, हमारा ये कहना है कि हम जो हैं इस रोड को सिर्फ और सिर्फ सुबह 9 से 10 और वर्किंग आवर्स में यूज़ करते हैं एंड वी नेवर मिस यूज़, और जब कंपल्शन होती है तभी हम यूज़ करते हैं। तो फॉर द टाइमिंग सीएम साहब ने एश्योरेंस दिया कि फॉर द टाइमिंग जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है तो फॉर फ्यू डेज हमको रोका नहीं जाएगा एंड वी विल कम अप विद कंक्रीट प्रपोजल टू द गवर्नमेंट सो दैट कि इसका एक सौहार्दपूर्ण हल निकले। जब हमें इसका ये विरोध करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे कुछ लोग खड़े हो गए। हमने अथॉरिटीज़ के ये नोटिस में लाया कि ये कोई पॉलिटिशियन डिग्निटरीज और जिनके पास पासेस नहीं हैं तो दे वर नॉट, हमने अथॉरिटीज़ के उनको चिताया, उनकी आंखें हमने खोली। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, उन लोगों ने गाड़ियों को चलान करे हमारे सामने। हमने सिर्फ अथॉरिटीज़ को चिताने के लिए कि आप यू कांट टारगेट वन कम्युनिटी, उसको आप सिंगल आउट नहीं कर सकते और आपको
एज अ होल सभी के खिलाफ लेना पड़ेगा एक्शन। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अगर इफ इट दिस रोड इज टू बी मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन ओनली, तो आपको फिर ये नहीं पिक एंड चूज नहीं चलेगा कि जिसके पास वो टैग है एलीट का, वो उसको रोड को यूज़ करेंगे एंड फॉर द रेस्ट उनको पासेस और ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तो हमने आज भी ये चिताया है, काफ़ी लोगों के चालान भी करवाए हमने। नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शिमला में 5 जून से आयोजित होने वाली एंटी चिट्टा मिनी मैराथन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को आज रिपोर्टिंग रूम के बाहर टी शर्ट्स वितरित की जा रही हैं। बड़ी संख्या में युवा, छात्र, खिलाड़ी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। आयोजकों के अनुसार एंटी चिट्टा मिनी मैराथन का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और विशेष रूप से युवाओं को चिट्टा तथा अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने का संदेश देना है। हाल के वर्षों में नशे की बढ़ती समस्या को देखते हुए इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। मैराथन के लिए पंजीकरण करवाने वाले प्रतिभागियों को निर्धारित स्थान पर टी शर्ट्स वितरित की जा रही है। आयोजन स्थल पर सुबह से ही प्रतिभागियों की भीड़ भी देखने को मिली। युवा वर्ग में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई प्रतिभागियों ने कहा कि वे केवल प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि नशा मुक्त समाज के संदेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि मिनी मैराथन के दौरान प्रतिभागी शहर की निर्धारित सड़कों पर दौड़ लगाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न जन जागरूकता संदेशों और नारों के माध्यम से युवाओं को खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाएगा। स्वस्ति, मैं डीएवी लक्कड़ बाजार में हूँ। एंटी चिट्टा फ्री हिमाचल। शौक भी है और मैसेज भी है कि थोड़ा सा हिमाचल में बहुत ज़्यादा चिट्टा है, तो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, कि यूथ को दूर रहना चाहिए इस चीज़ से। मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करती हूँ, बट जो हिमाचल की मैराथन है, ये जो पुलिस रखती है, वो मेरा फर्स्ट टाइम है इस बार।